हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरियर सीरीज। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द फॉरियर series we need to know what is the differentiation and what is integration. So some formulas are here. So right now you will have to mug up this formula which will be used in the Fourier series. बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन वो सब रूल्स मैं यहाँ पे अभी मैं नहीं बता सकता आपको. So you उसके लिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के लिए एक अलग से वीडियो मैं अपलोड करूंगा, वो आप कंसिडर कीजिएगा. अभी के लिए फॉरियर सीरीज के अंदर जितने भी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यूज होने वाले हैं वो मैं आपको पहले से बता देता हूं, तो जिससे कि फॉरियर सीरीज में आपको ज्यादा से समझ में आए. सो फर्स्ट इज द फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन. First is d by dx of x raised to n. The differentiation of this term can be written as the power will be in the coefficient. So n जो है वो आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी. So nx x n raised to n minus 1. Then d by dx of sin x is equal to cos x. So these are the formulas of the differentiation. ये डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूला है वो आपको फॉरियर सीरीज एक्सपांशन करने के लिए हेल्पफुल हो गए. सो आप ये अभी नोट डाउन कर लीजिए और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है. सो दिस फॉर्मूलाज आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड these are two special cases. Just take a note. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो रहता है. फॉर एग्जांपल d by dx of 5 कांस्टेंट है तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो. देन d by dx of x, इसको इसके साथ में कोरिलेट कीजिए तो x की पावर जो है वो 1 है. So you can write it here like x raised to 1. Then एक आगे आ जाएगा और जो पावर है वो एक रिड्यूस हो जाएगी. सो x raised to 0, किसी भी की जीरो पावर जो होती है आंसर 1 होता है, तो 1 into 1 that is equal to 1. So d by dx of 1 is equal d by dx of x is equal to 1. Now if I want to differentiate x raised to 4, then differentiation of x raised to 4 will be, जो भी पावर है वो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी. So 4x cube. So these are some simple formulas of the differentiation जो आपको फॉरियर सीरीज एक्सपांशन में यूजफुल हो गए. डिफरेंशिएशन तो यूज होता ही है फॉरियर सीरीज में, इंटीग्रेशन भी यूज होता है. ओके, सो एक्चुअली फॉरियर सीरीज के फॉर्मूला में सिर्फ इंटीग्रेशन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी. सो दैट्स व्हाई मैंने आपको सबके फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के जो मोस्टली यूज होते हैं वही फॉर्मूला, ये सबके सब फॉर्मूलाज तो नहीं है लेकिन जो मोस्टली यूज होते हैं वो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने लिखे हुए हैं. सो आप वीडियो को पॉज करके और सबके सब फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. और एक चीज ध्यान रहे दोस्तों कि हर बार जितनी भी बार आप मैथ्स का लेक्चर सुनने बैठते हो तो उस टाइम पे आपको नोटबुक एंड पेन लेके जो मैं यहाँ पे करवाता हूँ वो नोट डाउन करना है, क्योंकि मैथ्स जो है वो देखने से नहीं आएगा. मैथ्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए. ओके, सो मैथ्स को परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही मैथ्स कर पाओगे. ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो यहाँ पे आएगा dx, मतलब कि x का इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में आप x raised to n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n विल बी, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी यानी कि x raised to n plus 1 और इंक्रीज हुई पावर से डिवाइड कर लेंगे. इंटीग्रेशन जब भी विदाउट लिमिट का होता है, मतलब यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई है, तो उस टाइप के इंटीग्रेशन में ऑलवेज पीछे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा c. ओके, सो इसी तरह से दूसरे फॉर्मूलाज में लिख रहा हूँ. तो ये फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सबके सब आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला फॉरियर सीरीज के अंदर यूज होने वाले हैं. और एक चीज आप नोट डाउन कीजिएगा कि जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को अगर आप उल्टे करोगे तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल, जिस तरह से sin x का इंटीग्रेशन होता, sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता था माइनस sin x. ओके, सो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x.
साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस यहाँ पे चला जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ओके, सो जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सॉरी सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है sec x into tan x, then sec x into tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x, so integration of sec x into tan x is equal to sec x into tan x into dx, because हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, so sec x into tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x plus c। सो कुछ बेसिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन करके वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करके सबके सब फॉर्मूला लिख दीजिए, या फिर आपको नेट में कहीं पे भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूला तो मिल ही जाएंगे। ओके, सो दिस इज, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को अगर आप मैथ्स ठीक से करना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को कभी भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो ये आपको बेसिक फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन। सो पहले से हम देख लेते हैं, x रेस टू n का अगर इंटीग्रेशन करना है सो इट विल बी x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, मतलब कि एक पावर आपको इंक्रीज करना है और इंक्रीज हुई पावर से डिवाइड कर देना है, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। उसी तरह से sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस c, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, sec x into tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x। तो यहाँ पे देखिए आप, जो sin x का डिफरेंशिएशन था वो cos x था, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x था, उल्टे फॉर्मूला है सब डिफरेंशिएशन से। ओके, सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, cosec x into cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x, tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x, cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x, cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log cosec x माइनस cot x। उसी तरह से अगर sec चाहिए, sec का इंटीग्रेशन चाहिए तो log sec x प्लस tan x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। अभी इस फॉर्मूला के अंदर आप ध्यान से देखिए, नीचे की फॉर्मूला और ऊपर फॉर्मूला दोनों एक्चुअली आइडेंटिकल है। सो सी f of x and f dash x, f dash x कुछ नहीं है, वो डिफरेंशिएशन है f of x का, f dash x मतलब f of x का डिफरेंशिएशन। अगर डिनोमिनेटर की टर्म का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो उसका पूरे टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, सो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि x का डिफरेंशिएशन 1 है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, इसलिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस c। उसी तरह से e रेस टू ax का डिफरेंशिएशन आपको अभी हमने लिखा था, याद हो तो e रेस टू ax का डिफरेंशिएशन था a इंटू e रेस टू ax, मतलब कि x के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आता था। अगर डिफरेंशिएशन करना है तो x का कोएफिशिएंट a जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, लेकिन अगर इंटीग्रेशन करना है तो x का जो कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट a जो है वो डिवीजन में आ जाएगा। उसी तरह से अगर a रेस टू x, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर में अब अपना वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन होगा a रेस टू x अपॉन log a। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या था, तो a रेस टू x का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो a रेस टू x इनटू log a था, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होगा, इनटू, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन में आएगा log a। उसके बाद है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट का ऑलवेज आप याद रखिएगा कि कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, बचा सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा x। सो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम, कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 था, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x। ओके, देन e रेस टू ax इनटू cos bx, ये स्पेशल केस है। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म e रेस टू ax के साथ में cos फंक्शन है, e रेस टू ax इनटू cos bx dx, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, e रेस टू ax इनटू cos bx, इन दोनों का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में हो ऐसे फंक्शन का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो e रेस टू ax अपॉन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a यानी कि a स्क्वायर, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है a उसका स्क्वायर कर दो तो e रेस टू ax अपॉन x का कोएफिशिएंट यहाँ पे जो था वो a का स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट था b उसका भी स्क्वायर कर दो तो e रेस टू ax अपॉन डिवीजन में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन द ब्रैकेट, यहाँ से a को पकड़ो और ये cos आ जाएगा, a cos bx प्लस यहाँ से अब फिर से b को पकड़ो तो b cos का हो जाएगा sin, b sin bx। इस तरह से याद रखना है, बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे याद रखना है फिर से बता देता हूं, e रेस टू ax अपॉन x का जो कोएफिशिएंट है a का स्क्वायर कर लो, प्लस x का कोएफिशिएंट जो है b का स्क्वायर कर लो, ब्रैकेट में यहां से a को पकड़ो cos bx, a cos bx प्लस यहां से b को पकड़ो cos का साइन हो जाएगा b sin bx। इस तरह से इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो आप।
उसी तरह से अगर cos की जगह पे sin है तो सेम फॉर्मूला है, सेम ट्रिक अप्लाई करनी है, e रेस टू ax इंटू साइन bx dx, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन के साथ में मल्टीप्लिकेशन में उसी टाइम पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो e रेस टू ax इंटू साइन bx इसका इंटीग्रेशन होगा e रेस टू ax अपॉन यहाँ से x का कोएफिशिएंट a है, a को स्क्वायर कर दो तो a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस उसी तरह से x का कोएफिशिएंट b है यहाँ पे तो b स्क्वायर, ब्रैकेट में a पकड़ो यहाँ से साइन तो a साइन bx, साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, कॉस था तो यहाँ पे प्लस था। सो a यहाँ से साइन पकड़ो तो a साइन bx माइनस, क्योंकि साइन है इसलिए माइनस, b यहाँ से b पकड़ो और साइन का हो जाएगा कॉस, b कॉस bx प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन का। ओके, उसके बाद में लास्ट फॉर्मूला है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या है, a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट का स्क्वायर है, किसी भी कांस्टेंट का स्क्वायर है। तो dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो 1 अपॉन a, मतलब कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका आपको अंडर रूट लेना है। 1 अपॉन a स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा a। ओके, सो यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, इसको इस तरह से याद रखना है, 1 अपॉन कांस्टेंट उसका अंडर रूट, 1 अपॉन कांस्टेंट का अंडर रूट tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट का अंडर रूट प्लस कांस्टेंट c इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ओके, मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन हमें करना है dx अपॉन 16 प्लस x स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो 16 का आपको अंडर रूट लेना है, यहाँ पे a स्क्वायर था तो यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 4 आएगा। सो 1 अपॉन 4, 1 अपॉन a की जगह पे यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो tan इनवर्स x अपॉन a की जगह पे क्या आएगा, 4 प्लस कांस्टेंट c। सो दीज आर सम बेसिक फार्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन। ये फार्मूला अगर आपको पता है तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं और वो है रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या फिर इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो स्टेप मैं आपको बाद में अभी जस्ट इसी लेक्चर में, लेकिन पहले आप ये लिख दीजिए, उसके बाद में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं या फिर इंटीग्रेशन रूल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू फंक्शन। ओके, सो राइट डाउन दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर आपको आ गए और डिफरेंशिएशन के आ गए तो उसके बाद में फॉरवर्ड सीरीज एकदम इजी है। ओके, सो वीडियो को पॉज करके आप 5 मिनट में फॉरवर्ड सीरीज के अंदर जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यूज होते हैं उसमें से फर्स्ट जो रूल है वो है, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है उस टाइम पे आपको उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। क्योंकि नॉर्मली इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो फंक्शन इस तरह से f ऑफ x प्लस g ऑफ x, मतलब कि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो आप इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे सकते हो। लेकिन अगर इन दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x, अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो आप इसको अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं दे सकते। ओके, सो ये इस तरह से आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उस टाइम पे आपको किस तरह से इंटीग्रेशन करना है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, और यही चीज फॉरियर सीरीज के हर एक एग्जांपल के अंदर यूज होने वाली है। सो इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल u एंड v, दीज आर टू फंक्शंस, और अगर उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो अगर मैं डिफरेंशिएशन को डिफाइन करता हूं u डैश से, मतलब डैश जो इंडिकेट करता है वो डिफरेंशिएशन इंडिकेट करता है। अगर u डबल डैश है मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन है। उसी तरह से इंटीग्रेशन को अगर मैं इंडिकेट करता हूं v1 से, मतलब 1 लिखा हुआ है मतलब एक बार इंटीग्रेशन किया है। अगर v2 है देन इट इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। ओके, सो डिफरेंशिएशन यानी कि डैश u डैश, इंटीग्रेशन यानी कि v1। ओके, सो नाउ एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है कि किसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, अभी किसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर अभी ये चल रहा होगा कि इंटीग्रेशन करना है तो डिफरेंशिएशन क्यों आएगा। ये इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उस टाइम पे आपको इंटीग्रेशन करने का रूल है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो फर्स्ट हम ये डिसाइड करेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि u
एंड v, इन दोनों में से किसी का भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, किसी एक का इंटीग्रेशन करना है, किसी एक का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे तो उसके लिए भी एक रूल है, L I A T E। L यानी कि हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, I यानी कि हो जाएगा इनवर्स फंक्शन, A यानी कि हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक यानी कि x स्क्वायर x क्यूब, दिस आर द, अगर ऐसे कोई टर्म आपको दिख रहा है देन इट इज एल्जेब्रिक फंक्शन। T यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक मींस साइन cos tan, these are the trigonometric function। then E यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपको पता ही होगा, e⁻ax वाले अगर टर्म है तो देन इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो है वो ऑर्डर है कि प्रायोरिटी है, ऑर्डर नहीं प्रायोरिटी है कि जो फर्स्ट आता है इनमें से उसका डिफरेंशिएशन करना है, जो सेकंड या फिर उसके बाद में आता है, जो पहले आता है उसका डिफरेंशिएशन करना है, जो बाद में आता है उसका इंटीग्रेशन करना है, बराबर। अगर u जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है एंड v जो है वो इनवर्स फंक्शन है, तो इन दोनों में से कौन आ गया है इस रूल के अकॉर्डिंग, तो L आ गया है, यानी कि लॉगरिथमिक यानी कि u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि किसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, सो जिस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, इस रूल, अभी मैं ये रूल समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ कि जिस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखना है और मल्टीप्लिकेशन में v का इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो u इंटू v1, अब आ जाएगा माइनस, क्योंकि पहले जो साइन है वो प्लस है, ये पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट आएगा माइनस, u का डिफरेंशिएशन होगा, v का फिर से इंटीग्रेशन यानी कि v1 का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा v2। ओके, नेक्स्ट ये साइन माइनस थी तो अब प्लस आएगा, u डबल डैश यानी कि u का सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया हमने, u डैश का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो u डबल डैश मिलेगा, सो फिर से डिफरेंशिएशन करते जाना है, u डबल डैश एंड v का इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर से v3। उसी तरह से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो u ट्रिपल डैश यानी कि u का थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन होगा एंड v का फोर्थ टाइम इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। कब तक ये करना है, तो अगर u जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, तो u का डिफरेंशिएशन करते करते लास्ट में कांस्टेंट मिल जाएगा हमें। ओके, सो u का डिफरेंशिएशन करते करते हमें लास्ट में कांस्टेंट मिल जाएगा। जब तक कांस्टेंट ना मिले तब तक डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि नेक्स्ट अगर कांस्टेंट के बाद में आगे जाओगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये कब होगा, जब एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ में कोई दूसरा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तब, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला अप्लाई होती है। नॉर्मली जब भी एल्जेब्रिक फंक्शन के और फॉरियर सीरीज के जितने भी मोस्टली एग्जांपल्स है उन सब में आपको ये ज्यादा दिखेगा कि एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ में इनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का नॉर्मली क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि एल्जेब्रिक के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक होगा या फिर एल्जेब्रिक के साथ में एक्सपोनेंशियल होगा। ये दोनों आपको कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दिखेगा ही नहीं, हो सकते हैं, तो उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल कैसे होगा, तो u इंटू वी dx, अगर इनका मुझे इंटीग्रेशन करना है इसी तरह से, ये कब यूज करना है, जब एल्जेब्रिक फंक्शन हो या फिर ऐसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन करते करते आपको आगे कांस्टेंट मिलने वाला हो, उस टाइम पे ये फॉर्मूला यूज करना है। उसी का ये अलग फॉर्म है uv dx का अगर इंटीग्रेशन करना है, मतलब u एंड v मल्टीप्लिकेशन में है और इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन या फिर ऐसा फंक्शन नहीं है कि जिसका डिफरेंशिएशन करने से आपको लास्ट में कहीं जगह पे कांस्टेंट मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक साइन है और एक ई है, अगर साइन एंड ई है, किसी का भी डिफरेंशिएशन करने से लास्ट में आपको कांस्टेंट नहीं मिलने वाला है, मतलब कि इनफाइनाइट सीरीज में जाने वाला है, तो उस टाइम पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने कहा कि जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको एज इट इज रखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फिर एक और इंटीग्रेशन रखना है, उसके अंदर जिसका डिफरेंशिएशन करना था उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन में जिसका इंटीग्रेशन करना था उसका इंटीग्रेशन करो, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का एक बड़ा इंटीग्रेशन होगा। So this is the rule of integration by parts। ये नॉर्मली ज्यादा अभी यूज नहीं होने वाला है फॉरियर सीरीज में, इसलिए मैं आपको पहले इसका एग्जांपल समझा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं, मतलब किस टाइप का इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज हो सकता है। सो वी विल टेक वन एग्जांपल फॉर दिस।
फॉर्मूला। सो फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन x रेज टू 4 इंटू साइन 2x है, ओके, x रेज टू 4 इंटू साइन 2x dx। अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे देखिए x रेज टू 4 यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन, साइन 2x यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक पहले है इस ऑर्डर के अंदर, प्रायोरिटी के अंदर, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, एल्जेब्रिक पहले है। अगर एल्जेब्रिक पहले है तो मतलब एल्जेब्रिक वाले का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरे का इंटीग्रेशन होगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जिसका डिफरेंशिएशन करना है इसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखना है और दूसरे का इंटीग्रेशन कर देना है, यानी कि साइन का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, सो माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, लेकिन साइन 2x है तो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x हुआ, और x का जो कोएफिशिएंट है इंटीग्रेशन के अंदर ऑलवेज x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। ओके, सो x रेज़ टू 4 को एज इट इज रखा, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, देन माइनस अभी इस टर्म का डिफरेंशिएशन, यानी कि ये हमारा u है, u का डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा। x रेज़ टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4x क्यूब, मल्टीप्लिकेशन में इसका फिर से इंटीग्रेशन करो, सो माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, एंड माइनस कॉस इसलिए उसका होगा माइनस साइन, सो माइनस साइन 2x अपॉन फिर से x का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन किया तो x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 2 आया था। अभी फिर से हम cos का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो cos का इंटीग्रेशन के अंदर भी cos का हो गया साइन, माइनस था इसलिए माइनस साइन आ गया। अभी x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, दूसरा 2 आएगा, क्या हो जाएगा? 2 into 2 4, ये माइनस था, अभी होगा नेक्स्ट प्लस 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आगे आ जाएगा, सो 12x स्क्वायर, एक पावर कम हो गई, जो भी पावर थी वो आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, सो 12x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के अंदर साइन का फिर से इंटीग्रेशन करो, माइनस साइन है, साइन का होगा माइनस कॉस, तो माइनस साइन का प्लस कॉस हो जाएगा, सो कॉस 2x अपॉन x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर लो, 4 into 2 8, ओके, देन माइनस 12x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, क्या हो जाएगा? 24, 2 आगे आ जाएगा, 12 into 2 क्या हो गया? 24, इसका फिर से इंटीग्रेशन करो, तो cos का इंटीग्रेशन होगा साइन, सो साइन 2x अपॉन फिर से 2 से डिवाइड करो, तो 8 into 2 क्या हो गया? 16, ये माइनस था, अभी आ गया प्लस, फिर 24x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 24 इज कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, सो 24 इंटू साइन का फिर से इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से डिवाइड करो, 16 into 2 32, सो ये आपका इंटीग्रेशन खत्म हुआ। ओके, अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर मैंने लिमिट नहीं रखा है, लेकिन फॉरियर सीरीज के जितने भी एग्जांपल होंगे, क्योंकि उसकी फॉरियर सीरीज के फॉर्मूला के अंदर ही इंटीग्रेशन में लिमिट्स अप्लाई होती है, तो नॉर्मली जो लिमिट्स अप्लाई करते हैं वो 0 से पाई हो सकता है, 0 से 2 पाई हो सकता है, या फिर कोई आर्बिट्री पीरियड हो सकता है, 0 से 2 हो सकता है, 3 to 4 हो सकता है। ओके, सो अगर लिमिट अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको लिखना है 0 to पाई। ओके, सो दिस इज द रूल फॉर इंटीग्रेशन। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये रूल अप्लाई होगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये रूल है फॉरियर सीरीज के अंदर। ओके, सो ये आप पहले लिख दो, समझ लो, पॉज करके आप देख सकते हो। जो ये इंटीग्रेशन का रूल मैंने समझाया, जो मल्टीप्लिकेशन, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उस टाइम पे इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, ये वाला रूल जो है एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ में, ये वाला रूल जो है वो ऑलवेज फॉरियर सीरीज के हर एक एग्जांपल में ये यूज होने वाला है। सो इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लें, और इसको राइट डाउन करना है तो लिख भी सकते हैं। अभी हर एक फॉरियर सीरीज के एग्जांपल में मैंने आपको अभी बताया उस तरह से लिमिट अप्लाई किया होगा 0 से पाई। अगर 0 से पाई है, 0 से 2 पाई है, कोई भी लिमिट हो सकता है, तो ये लिमिट कैसे अप्लाई करना है तो उसका भी एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, तो जिससे कि फॉरियर सीरीज के एग्जांपल गिनते समय हमें ईजी रहे और आप जो मैं कन्वे करना चाहूँगा वो आप समझ सके। सो लेट्स बिगिन विद द अप्लाइंग लिमिट। सो लिमिट कैसे अप्लाई करना है, हमने इंटीग्रेशन कर दिया है कि x⁴ into sin 2x, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का था, तो एक का डिफरेंशिएशन होगा, एक का इंटीग्रेशन होगा,
और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट में एज इट इज रखना है, उसके बाद में साइन का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस करके इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे, प्लस करके इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे, फिर आएगा माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे। सो ये इंटीग्रेशन हमने खत्म कर लिया। इंटीग्रेशन करने के बाद में क्या करना है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पहले x की जगह पे, हमारा वेरिएबल कौन है dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया था, x हमारा वेरिएबल है, तो x की जगह पे हमें पहले अपर लिमिट रखना है यानी कि पाई रखना है, उसके बाद में x की जगह पे 0 रखना है। अभी पाई एंड 0 रखने से पहले, क्योंकि कॉस एंड साइन के अंदर हम x की जगह पे पाई रखने वाले हैं, तो पहले cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, तो cos एंड साइन की कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। अगर साइन एंड पाई है तो साइन एंड पाई की वैल्यू ऑलवेज 0 रहती है, ओके, क्योंकि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, हर एक पॉइंट पे साइन की वैल्यू 0 रहती है, बराबर। उसी तरह से cos एंड पाई है तो cos एंड पाई इज इक्वल टू हो जाएगा -1/n। ये दोनों वैल्यूज जो है वो आपको फॉरियर सीरीज में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, ओके। अभी के लिए दूसरी जो वैल्यूज है वो है साइन 0 इज इक्वल टू 0 होगा और cos 0 इज इक्वल टू 1 होगा, बराबर। cos की वैल्यू के ऊपर ध्यान रखिए, cos n पाई इज इक्वल टू -1/n, यानी कि पाई के साथ में जो है वो -1 के पावर में चला जाएगा, वो याद रखना है आपको कि पाई के साथ में जो है वो -1 के पावर में चला जाएगा। सो cos n पाई इज इक्वल टू -1/n, sin n पाई इज इक्वल टू 0, मतलब कि साइन के अंदर आप पाई रखो, 2 पाई रखो, 3 पाई रखो, 4 पाई रखो, अगर साइन इस फॉर्म में आ रहा है, n पाई के फॉर्म में आ रहा है, 1 पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक पाई के ऊपर साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, ओके। सो sin n पाई इज इक्वल टू 0, cos n पाई इज इक्वल टू -1/n, sin 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, ओके। उसी तरह से एक और फॉर्मूला रख देता हूं कि sin π/2 इज इक्वल टू 1 होगा, cos π/2 इज इक्वल टू 0 होगा, ओके। sin π/2 इज इक्वल टू 1, cos π/2 इज इक्वल टू 0। अगर sin n पाई है तो 0, लेकिन sin n π/2 इसकी जगह पे आपको 0 नहीं रखना है, ये याद रखना, ये गलती नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, sin n π/2 की जगह पे 0 नहीं रखना है, ओके। उसी तरह से cos n π/2 के अंदर भी 0 नहीं रखना है, ओके। तो ये जब यूज होगा उस टाइम पे मैं आपको बताता रहूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, तो x की जगह पे अपर लिमिट रखना है, जो भी हमारा वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया था तो वेरिएबल हमारा x है, तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस साइन करके x की जगह पे 0 रखना है। सो फर्स्ट क्या करेंगे, x की जगह पे अपर लिमिट यानी कि पाई, तो जहां जहां पे भी x है वहां पे हम पाई रखेंगे, तो π/4, क्योंकि यहाँ पे x/4 x की जगह पे पाई रखो, सो π/4, ओके। मल्टीप्लीकेशन में माइनस cos 2 पाई। अभी आप मुझे बताइए cos 2 पाई -1 क्या करेंगे हम, 2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि cos 2 पाई की वैल्यू है 1। ये माइनस आगे था वो माइनस है, एंड cos 2 पाई की वैल्यू हमें मिली 1, क्योंकि n की जगह पे आप 2 पाई रखिए, 2 रखिए। सो cos 2 पाई इज इक्वल टू -1/2, -1 का इवन पावर, किसी भी माइनस वैल्यू का इवन पावर अगर हम करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। सो -1 की इवन पावर, 2 इज अ इवन नंबर, n की जगह पे आप 2 रखिए, क्योंकि मुझे cos 2 पाई चाहिए, x की जगह पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे पाई रखेंगे तो cos 2 पाई होता है, cos 2 पाई की वैल्यू मुझे चाहिए, क्या होगा, cos 2 पाई इज इक्वल टू -1/2, ओके। सो -1/2 यानी कि 1, और आगे माइनस है इसलिए माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस। अभी साइन के अंदर हम x की जगह पे पाई रखते हैं, तो साइन 2 पाई, साइन कितने भी पाई हो आंसर ऑलवेज 0 रहता है, सो साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, ओके। अगर साइन की जगह पे मैं लोअर लिमिट रखूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0, 2 × 0 0 होगा, तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू भी 0 है, ओके। सो साइन के अंदर मैं अपर लिमिट रखता हूं तो भी आंसर 0 आ रहा है, लोअर लिमिट रख रहा हूं तो भी आंसर 0 आ रहा है, इसलिए साइन वाला फंक्शन पूरा निकाल ही देंगे, क्योंकि अपर लिमिट रखे या लोअर लिमिट रखे, दोनों में वैल्यू अगर 0 आ रही है तो उसको डायरेक्टली 0 कर लो कि इसके अंदर, कि जिससे इसके अंदर वैल्यू रखने की जरूरत ना पड़े बाद में, ओके। सो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा उसकी वजह से। सो cos वाला रखना है, क्योंकि cos के अंदर 0 नहीं हो रहा है, ओके। साइन के अंदर देखिए, साइन यहाँ पे x यहाँ पे पाई रखिए, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन n पाई इज इक्वल टू 0। सो साइन वाले फंक्शन जो है, दोनों साइन वाले टर्म जो है वो पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अभी हमें लिमिट कहां पे रखनी है, तो जहां जहां पे
कॉस है वहां पे पहले हम x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। सो x की जगह पे हमने अपर लिमिट रखा यानी कि पाई रखा, पाई रेज़ टू 4 cos 2 पाई की वैल्यू हो गई 1, आगे माइनस है तो -1/2, राइट। देन प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे रखना है पाई यानी कि 12 पाई स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में क्या है cos x की जगह पे पाई रखो, cos 2 पाई फिर से क्या हो जाएगा 1, क्योंकि cos 2 पाई फाइंड करना है तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 यानी कि 1, सो 1/8 प्लस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस x की जगह पे पाई रखो, cos 2 पाई क्या हो जाएगा 1, सो 1/32, एक मिनट हमने 24 रहेगा 24 इंटू cos 2 पाई 1 माइनस तो बाहर निकाल दिया हमने माइनस, cos 2 पाई इज इक्वल टू 1, सो 1/32। यहां से यहां तक करके, क्योंकि हमने अभी क्या किया अपर लिमिट रखा है, जहां जहां पे भी x था वहां पे अपर लिमिट रखा है, अभी इतना करके माइनस करके ब्रैकेट कर देना है। ओके, क्या करना है माइनस करके ब्रैकेट कर देना है। तो पहले हमने अपर लिमिट रखा यानी कि x की जगह पे पाई रखा, माइनस करके अभी ब्रैकेट करके उसके अंदर x की जगह पे क्या रखेंगे 0, भाई x की जगह पे 0 रखो, 0 इंटू कोई भी टर्म होगा क्या हो जाएगा 0, ये हुआ 0 प्लस 0 इंटू कोई भी टर्म, यहाँ पे x स्क्वायर x मल्टीप्लीकेशन है, 0 मल्टीप्लीकेशन आएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, सो प्लस 0 फिर से 0 हो गया, ये तो कैंसिल आउट ही है, प्लस 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -24 cos 0 इज इक्वल टू क्या है 1, सो 1/32 इंटू 1/32, राइट। ओके, अभी मैंने यहाँ पे माइनस करके ब्रैकेट करने को क्यों बोला, क्योंकि माइनस ब्रैकेट करके अभी जो भी साइन आएगी, अभी माइनस जो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं किया होता तो ये आइडिया नहीं आता और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो पाई रेज़ टू 4 इंटू -1 यानी कि -π/4/2, यहाँ पे 4 इंटू 3 एंड 4 इंटू 2 यानी कि 3/2 पाई स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 8 इंटू 4 यानी कि 3/4 माइनस, अभी माइनस माइनस ब्रैकेट अभी ओपन कर लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो प्लस 24/32, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा 8 इंटू 3 8 इंटू 4 सो 3/4, सो प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर मिल गया, -π/4/2 प्लस, सो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का समेशन कर सकते हैं, -π/4 प्लस 3π² सो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें मिल गई। तो इसी टाइप के फॉर्मूलाज यूज हो गए, इसी टाइप का एक्सपांशन जो इंटीग्रेशन का सिंप्लीफिकेशन जो है वो इसी टाइप के आएंगे फॉरियर सीरीज एक्सपांशन के अंदर। ओके, सो यही मेथड हमें अप्लाई करना है। सो इजी है, क्या करना है तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट में एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन, प्लस इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन, माइनस इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन, प्लस इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे। उसके बाद में क्या करना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के लिए इतना फॉर्मूला सिर्फ पता होने चाहिए। ओके, अगर इतना पता है तो आप फॉरियर सीरीज का कोई भी एग्जांपल कर सकते हो। So friends, before starting with the Fourier series examples, we need to know what is the Fourier series actually is. Okay, so Fourier series is the representation of the function. कोई भी फंक्शन जो है उसका रिप्रेजेंट करना है हमें साइन वेव एंड कॉस साइन वेव के फॉर्म में, या मेनली साइन एंड कॉस साइन वेव यूज करता है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेनली साइन एंड कॉस साइन वेव्स। ओके, so साइन एंड कॉस साइन फंक्शंस, सो कहाँ पे यूज होता है? सो नॉर्मली टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द साइंस एंड इंजीनियरिंग व्हिच आर रिलेटेड टू द ऑसिलेशन। ओके, सो इनफाइनाइट ऑसिलेशन जो जहाँ पे है और उस टाइप उसके जो प्रॉब्लम्स है कि उसका जो फंक्शन है वेव फॉर्म है वो किस तरह से है, इनफाइनाइटली किस तरह से उसका सीरीज के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो उस ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन वेव, आपको पता ही होगा कि साइन वेव का जो फॉर्म है वो एंड ऑसिलेशन का फॉर्म वो नॉर्मली सेम रहता है। सो इसलिए
साइन वेव एंड कोसाइन वेव्स को यूज करके हम जो ऑसिलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल कहाँ पे ऑसिलेशन आएंगे तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अगर कोई नॉइज है आपके सिग्नल के अंदर, तो सिग्नल के अंदर जो नॉइज होता है वो ऑसिलेशन के फॉर्म में होता है। वो नॉइज रिडक्शन अगर करना है तो उसे बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। इन दिस एरियाज जहाँ पे ऑसिलेशन रिलेटेड है कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, फिर वेव फॉर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव फॉर्म्स अगर रिप्रेजेंट करना है तो उस टाइम पे फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हेल्पफुल रहता है। उसी तरह से वाइब्रेशनल प्रॉब्लम्स एंड कंडक्शन ऑफ द हीट्स, सो ये वाइड एरिया को कवर करता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट में आ गया, फिर वेव फॉर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साइड पे आ गया, वाइब्रेशनल प्रॉब्लम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साइड पे आ गया। मतलब कि फॉरियर सीरीज का एप्लीकेशन बहुत वाइड है। फॉरियर सीरीज के क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपको इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर क्वेश्चन पेपर्स होता है उसके अंदर जो फॉरियर सीरीज के क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंदर नॉर्मली क्या गिवन डेटा में क्या होता है, तो एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स को कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। और उसको आपको बोला होगा कि ऑब्टेन द फॉरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया होगा और एक्स का इंटरवल दिया होगा, जैसे एक्स बिलोंग्स टू सी टू सी प्लस टू पाई। सी टू सी प्लस टू पाई मैंने जस्ट अभी एग्जाम्पल के लिए जनरल मैथड में दिया हुआ है, सी टू सी प्लस टू पाई इंटरवल जो दिया हुआ है उसका सी की जगह पे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सी इज इक्वल टू 0 है तो 0 टू 2 पाई हो जाएगा इंटरवल। सो ये नॉर्मली दिया होगा, तो फंक्शन दिया होगा और इंटरवल दिया होगा। ओके, सो जितने भी कोई भी फॉरियर सीरीज का एग्जांपल है, कोई भी फॉरियर सीरीज का क्वेश्चन है तो उसके अंदर नॉर्मली आपको ये 4 फॉर्मूला याद रखना है। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n बराबर 1 to n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। ओके, सो यहाँ पे a0 an एंड bn ये तीन वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और वो कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूला है। तो एक है a0 की फॉर्मूला, एक है an की फॉर्मूला, एक है bn। इन तीनों की जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला से इंटीग्रेशन करके हम a0 an एंड bn की वैल्यू को फाइंड करके ये मेन फॉर्मूला है फॉरियर सीरीज का, उसके अंदर अगर रख देंगे तो डायरेक्टली हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉस एंड साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हुआ मिल जाएगा। ओके, सो क्योंकि a0 an एंड bn की वैल्यू कुछ जो मिलेगी हम यहाँ पे अगर रख देते हैं तो बचा कौन, कॉस एंड साइन। तो कोई भी फंक्शन जो है उसके लिए a0 an एंड bn फाइंड कर दिया और उसको इस फॉर्मूला के अंदर रख दिया तो कोई भी फंक्शन को हम कॉस एंड साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि ऑसिलेशन के फॉर्म में, वेव्स के ऑसिलेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड फॉरियर सीरीज। ओके, तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखो, फिर 2 रखो, 3 रखो, तो a1 cos x आएगा प्लस b sin x आएगा, प्लस n की जगह पे फिर 2 रखो तो a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x। इस तरह से इनफिनिट सीरीज मिलती जाएगी क्योंकि n की जो लिमिट है वो n इज इक्वल टू 1 to इनफिनिट है। तो इस तरह से इनफिनिट सीरीज जो आपको मिलेगी उसे बोलेंगे फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन फंक्शन f of x। So now we will move forward to the first example of the Fourier series. So write down the first example and जो भी example हम यहाँ पे करते हैं वो खुद से एक बार करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन जब आप खुद से करने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे गैप पड़ रहा है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ से आपको स्टेप्स याद नहीं आ रहे हैं। तो स्टेप याद करने हैं तो प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत जरूरी है। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द फॉरियर सीरीज। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको एक फंक्शन दिया होगा कि f of x इज इक्वल टू e to माइनस x, जिसको आपको फॉरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और x का इंटरवल दिया होगा। सो x इज बिटवीन 0 to 2 पाई, x का इंटरवल है 0 to 2 पाई। तो इसके लिए हम जो अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला समझाया था उसी तरह से मेन फॉर्मूला जो है वो लिख देते हैं, f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफिनिट इन द ब्रैकेट an cos nx प्लस bn sin nx। यहाँ पे ये ब्रैकेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि सिग्मा जो है वो पूरे ब्रैकेट को है, अगर आपने ब्रैकेट नहीं किया तो सिग्मा जो है उसका मतलब हो जाएगा सिग्मा सिर्फ an cos nx के साथ में। एक्चुअली सिग्मा जो है वो an cos nx एंड bn sin nx उन दोनों के साथ में है। तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफिनिट, उसके बाद में ब्रैकेट करना है और ब्रैकेट में an cos nx प्लस bn sin nx। अभी हमें कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, a0 an एंड bn। ओके, सो फर्स्ट a0 फाइंड करने के लिए a0 का फॉर्मूला लिखेंगे, a0 इज इक्वल टू 1 upon पाई इंटीग्रेशन, लिमिट हमें दिया हुआ है 0 to 2 पाई।
तो जो उसका जनरल फॉर्मूला था, फॉरियर सीरीज का जनरल फॉर्मूला था, उसके अंदर था C प्लस 2 पाई। उसका मतलब ये हुआ कि फॉरियर सीरीज का कोई भी क्वेश्चंस के अंदर, फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन के कोई भी क्वेश्चन के अंदर जो इंटरवल होगा उसकी लेंथ होगी 2 पाई जितनी, यानी कि 2 पाई माइनस 0 2 पाई। अगर पाई से 3 पाई है तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई। इंटरवल की लेंथ ऑलवेज 2 पाई होगी, माइनस पाई 2 पाई है तो भी इंटरवल की लेंथ होगी 2 पाई। ओके, सो फॉरियर सीरीज के क्वेश्चंस के अंदर इंटरवल की लेंथ होगी 2 पाई। सो a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, ये फॉर्मूला है क्योंकि हमें a0 an एंड bn फाइंड करना है। a0 की फॉर्मूला रखी पहले 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई f of x dx। नाउ f of x हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो f of x की वैल्यू यहाँ पर रख दो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई f of x की जगह पे आ जाएगा e रेज टू माइनस x dx। नाउ हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, e रेज टू माइनस x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो अभी इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला बताए थे मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax dx इज इक्वल टू e रेज टू ax बाई a प्लस कांस्टेंट तभी आएगा जब यहाँ पे लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट है। ओके, यहाँ पे लिमिट नहीं है तो हम कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट है तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा इंटीग्रेशन का। सो e रेज टू माइनस x का इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है हमें। e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, सो डिवाइड बाय -1, लिमिट हो जाएगी 0 टू 2 पाई। नाउ अभी जब लिमिट अप्लाई करने का भी बताया था कि पहले क्या करना है, तो x की जगह पे पहले रखेंगे अपर लिमिट यानी कि 2 पाई, तो x की जगह पे रखो पहले 2 पाई, तो e रेज टू माइनस 2 पाई अपॉन -1 माइनस करके अभी x की जगह पे रखना है 0, e रेज टू 0। किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर पावर में 0 है तो आंसर ऑलवेज 1 होता है। e रेज टू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। कोई भी वेरिएबल के पावर में या फिर कोई भी कांस्टेंट के पावर में अगर 0 है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। ओके, सो यहाँ पे x की जगह पे अपर लिमिट रखा हमने, x की जगह पे 2 पाई रखो तो e रेज टू माइनस 2 पाई अपॉन -1 माइनस करके अभी x की जगह पे 0 रखो, e रेज टू 0 क्या हो जाएगा 1 अपॉन -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू को हम पहले लिखते हैं, तो 1 यहाँ पे माइनस है तो माइनस e रेज टू माइनस 2 पाई। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर a0। अभी हमने a0 फाइंड कर लिया है, अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करना है an। सो an की भी फॉर्मूला है हमारे पास में, an इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई f of x cos nx dx। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर an। उसके बाद में हम bn भी फाइंड करेंगे, लेकिन पहले an फाइंड करते हैं। तो an के अंदर भी फॉर्मूला के अंदर f of x की जगह पे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, f of x की जगह पे क्या रखेंगे e रेज टू माइनस x, सो इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई f of x की जगह पे रखो e रेज टू माइनस x इंटू cos nx dx। नाउ अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए भी मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, ये नोट डाउन करते रहे ना। तो इसका फॉर्मूला भी अभी हम रखते हैं, e रेज टू माइनस एक्स कॉस एन एक्स। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में अगर कॉस या साइन मल्टीप्लिकेशन में है तो उसके लिए मैंने दो फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन के अंदर, e रेज टू ax इंटू कॉस bx dx इज इक्वल टू क्या होगा e रेज टू ax अपॉन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a यानी कि a स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का कोएफिशिएंट यानी कि b स्क्वायर ब्रैकेट में a cos bx। अगर cos है तो बीच में आएगा प्लस, अगर साइन है तो बीच में आता है माइनस। सो a cos bx प्लस यहाँ पे b को पकड़ो, b cos का हो जाएगा साइन, b sin bx। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सेम जो यहाँ पे किया है वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1 अपॉन पाई e रेज टू माइनस एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट है -1, पहले e रेज टू माइनस एक्स तो लिखना ही है, जिस तरह से यहाँ पे e रेज टू ax तो लिखा ही है। फिर डिवीजन में x का कोएफिशिएंट a स्क्वायर, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, प्लस यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, जिस तरह से यहाँ पे हमने x का कोएफिशिएंट b लिया था, b का स्क्वायर किया था। ब्रैकेट में यहाँ से पकड़ो a, उसी तरह से यहाँ से पकड़ो -1, तो माइनस cos nx, cos है इसलिए बीच में आएगा प्लस, फिर यहाँ पे cos bx के अंदर x का कोएफिशिएंट b था, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट n है, तो n cos का हो जाएगा sin, n sin nx। लिमिट आएगा 0 टू 2 पाई।
ओके, सो नाउ लिमिट अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट रखना है। तो x की जगह पे पहले रखो अपर लिमिट यानी कि 2 पाई ई रेस टू माइनस x की जगह पे रखो 2 पाई, तो ई रेस टू माइनस 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस कॉस x की जगह पे रखना है 2 पाई। अभी ध्यान से समझिएगा, माइनस कॉस x की जगह पे रखना है 2 पाई यानी कि हो गया 2n पाई, ओके, प्लस साइन n साइन 2n पाई। भाई साइन की कोई भी पाई के ऊपर वैल्यू क्या होती है, 0। साइन n पाई इज इक्वल टू 0, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। साइन n पाई इज इक्वल टू क्या रहता है, 0। cos n पाई इज इक्वल टू क्या रहता है, -1/n, यानी कि पाई के साथ में जो भी है वो -1 के पावर में चला जाएगा cos के लिए। लेकिन साइन के अंदर साइन n पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ओके, तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने 2 पाई रखा तो ये हो गया cos 2n पाई, प्लस साइन के अंदर मैं 2 पाई रखूंगा या 0 रखूंगा, ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 0। तो साइन की तो लिमिट कोई, साइन के तो टर्म को ही निकाल लो, क्योंकि अपर लिमिट रखते हैं तो भी 0 है, लोअर लिमिट रखते हैं तो भी 0 है, तो उसको निकाल ही दो, यहाँ पे लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये cos के अंदर हमने लिमिट रख दिया x की जगह पे 2 पाई, तो n इंटू 2 पाई यानी कि 2n पाई। अभी माइनस करके क्या करना है, ब्रैकेट कर लो और उसके बाद में x की जगह पे लोअर लिमिट रखो यानी कि x की जगह पे हम 0 रखेंगे। e रेस टू 0 किसी की भी 0 पावर है यानी कि आंसर क्या होता है 1। सो e रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर cos 0 इज इक्वल टू क्या रहता है, cos 0 इज इक्वल टू 1। अगर साइन 0 है तो क्या होता है 0, तो cos 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या रखा हमने, पहले x की जगह पे 0 रखो, माइनस करके ब्रैकेट कर दिया, x की जगह पे 0 रखो, e रेस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर cos 0 1, लेकिन आगे माइनस साइन है, सो -1। ये ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। ओके, सो 1 अपॉन पाई e रेस टू -2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। बताइए cos 2n पाई की वैल्यू क्या होगी, cos n पाई इज इक्वल टू है -1/n। पाई के आगे जो भी होता है वो -1 के पावर में चला जाता है, तो cos 2n पाई इज इक्वल होगा -1/2n, यानी कि -1 की इवन पावर, -1 के पावर में इवन नंबर है, -1/इवन पावर। इसका मतलब क्या हुआ, इवन पावर होती है तो माइनस प्लस हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो -1/2n इज इक्वल टू हो गया 1। तो cos 2n पाई इज इक्वल टू होगा 1, लेकिन आगे माइनस है इसलिए माइनस आएगा, -1। माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। भाई इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, दोनों टर्म के अंदर 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन है, दोनों में से 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लेंगे। सो 1 अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, ब्रैकेट में जो बचा हो, तो ब्रैकेट में पहले ये पूरा निकल गया यानी कि यहाँ पे 1 बचेगा, ये पूरा निकल गया यानी कि -1 बचेगा, ओ सॉरी ये निकल गया, ये इतना निकल गया 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा, -e रेस टू -2 पाई बचा, -e रेस टू -2 पाई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ an। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 - e रेस टू -2 पाई अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। ओके, सो a0 हमने फाइंड कर लिया, an फाइंड कर लिया, ये नोट डाउन कर लीजिए, मेथड को समझ लीजिए, उसके बाद में हम bn फाइंड करेंगे। पहले मैं फिर से एक बार बता देता हूं, तो a0 सबसे पहले क्या करना है आपको, तो फंक्शन में आपको दिया हुआ f of x इज इक्वल टू e रेस टू -x, उसका x का इंटरवल दिया होगा, ये दो चीज आपको फॉरियर सीरीज के क्वेश्चन में मिल जाएगी। ओके, सो f of x को हमें फॉरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए फॉर्मूला है f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n बराबर n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिट an cos nx प्लस bn sin nx। यहाँ पे a0 an एंड bn इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम जल्दी से bn की फॉर्मूला रख के bn की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ bn, bn इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f of x इंटू साइन nx dx। सेम जिस तरह से हमने an की वैल्यू फाइंड की है उसी तरह से हमें bn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई f of x की जगह पर रख देंगे e रेस टू -x इंटू साइन nx dx। अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जिस तरह से अभी फॉर्मूला मैंने बताया था e रेस टू ax
इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई रेस टू ए एक्स अपॉन एक्स का कोसेंट ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स का कोसेंट बी यानी कि बी स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ पे ए पकड़ो, ए साइन बी एक्स, साइन है तो बीच में आएगा माइनस, और यहाँ से बी पकड़ो, साइन का हो जाएगा कॉस बी, कॉस बी एक्स। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई। अभी इसका इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन की साइन निकल जाएगी, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स का कोसेंट माइनस वन का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे एक्स का कोसेंट एन है, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा -1 इंटू साइन एन एक्स यानी कि माइनस साइन एन एक्स, साइन है इसलिए बीच में आएगा माइनस, फिर यहाँ पे एन पकड़ो, साइन का हो जाएगा कॉस, तो एन कॉस एन एक्स, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 0 टू 2 पाई लिमिट। अभी फिर से वही चीज करना है कि पहले अपर लिमिट रखना है एक्स की जगह पे और फिर लोअर लिमिट रखना है। साइन के अंदर आप 2 पाई रखो, साइन 2n पाई 0, साइन 0 भी 0, सो साइन का फंक्शन जो है, साइन का जो टर्म है उसको हम सीधा कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ पे लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। सो बचा सिर्फ ये, तो x की जगह पे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं यानी कि 2 पाई ई रेस टू माइनस 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन cos 2n पाई, फिर से cos 2n पाई इज इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि cos 2n पाई इज इक्वल टू होगा -1 रेस टू 2n, पाई के साथ जो होता है वो पावर में चला जाता है, -1 की इवन पावर यानी कि 1। ओके, सो -n इंटू cos 2n पाई की वैल्यू हो गई 1, माइनस करके अभी ब्रैकेट कर देना है और x की जगह 0 रखो, e रेस टू 0 क्या हो जाएगा फिर से 1, so e रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू माइनस एन, क्या आया माइनस एन। ओके, नाउ 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकलेंगे, तो n अपॉन पाई तो था ही, 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन निकल के आया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ई रेस टू -2 पाई इंटू -1, माइनस वाली वैल्यू जो है वो बाद में रखेंगे, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव पहले लिखते हैं, तो पॉजिटिव के अंदर n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर पूरा बाहर निकल चुका है, तो सिर्फ बचा 1 माइनस यहाँ से n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पे माइनस साइन बची और ई रेस टू -2 पाई बचा, तो ये हमें मिल गया bn की वैल्यू, तो bn इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस ई रेस टू -2 पाई अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। नाउ a0, an एंड bn तीनों की वैल्यू हमें क्या कहाँ रखनी है, तो मेन फॉर्मूला जो है यहाँ पे a0 की वैल्यू, यहाँ पे an की वैल्यू, यहाँ पे bn की वैल्यू रखेंगे, तो फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हमें cos एंड sin के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, सो नाउ a0, an एंड bn तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अभी वही तीन वैल्यू को हमें f ऑफ x के मतलब कि फॉरियर सीरीज के मेन फॉर्मूला में रखना है। f ऑफ x जिसका जो फंक्शन हमें दिया हुआ था वो आएगा e रेस टू -x, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम फॉरियर सीरीज के फॉर्म में। सो a0 जो हमने फाइंड किया था, फर्स्ट फाइंड किया था, वो a0 की वैल्यू रख दो 1 माइनस ई रेस टू -2 पाई अपॉन 1 माइनस ई रेस टू -2 पाई अपॉन पाई, एंड यहाँ पे 2 है, सो हो जाएगा 2 पाई प्लस सिग्मा n बराबर n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, an की जगह पे an की वैल्यू रखते हैं 1 माइनस ई रेस टू -2 पाई अपॉन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स, प्लस bn की जगह पे bn की वैल्यू रखते हैं, तो n इंटू 1 माइनस ई रेस टू -2 पाई अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स। So this is how Fourier series questions is to be done. Okay, so e raised to -x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसको हमने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, cos एंड sin के फॉर्म में। ओके, cos एंड sin के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। So this is the way how we need to do the examples. Other examples of the Fourier series will be also done on the same method. Okay, so बाकी के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के आप यही एग्जाम्पल को रिपीट करके खुद से करने का ट्राई कीजिए। ओके, सो गुड बाय।